नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। आपको पिछले भाग में हमने बताया था कि कैसे प्लासी का युद्ध हुआ था। मीर जाफ़र, मीर कासिम और पुनः मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना था। कैसे आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। जब आपका बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेज अपने शक्ति प्रदर्शन दिखा के जीते थे, यानी अपने शक्ति के दम पर जीते थे। जिसमें से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो आपका हेक्टर मुनरो किया था और रॉबर्ट क्लाइव आया था। फिर तो रॉबर्ट क्लाइव क्यों पूरी राजनीतिक और सारी शक्ति अपने हाथ में रखना उचित नहीं समझा, क्यों इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, कैसे इलाहाबाद की प्रथम संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई थी, द्वितीय संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई थी, प्रथम संधि किसके साथ हुई थी, द्वितीय संधि किसके साथ हुई थी। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, यदि आप पिछला वीडियो न देखे हों तो कृपया पिछला वीडियो देखिएगा, क्योंकि इतिहास का एक अपना नियम होता है। यदि हम पिछली कहानी से लिंकेज नहीं है, जानकारी हमें नहीं है, तो हम जो ये वीडियो दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो समझ में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कृपया करके आप यदि पिछला वीडियो न देखे हों तो उसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर पुनः बताते चलते हैं कि जब मोहम्मद शाह रंगीला शासन कर रहा था तो वो अयोग्य था, उसको अपने शासन राजकाज से किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी। तो उसी के शासनकाल में आपके बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, अवध हो गया, ये क्या हो गए, अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे। तो पिछले वीडियो में हमने बंगाल के विषय में बात किया था, इस वीडियो में हम अवध के विषय में बात करेंगे। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। देखिए, अवध अंग्रेजी तथा मराठा राज्य के बीच में था। पहला, पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला था। इसे बफर स्टेट के नाम से भी जाना जाते थे, के रूप में जाना गया। जो अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। ये आपका यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ जाता था। अवध की स्थापना किसने की थी, तो आपका सादत खां, जिसका नाम था बुरहान मुल्क था। इसने अपनी राजधानी को फैजाबाद बनाई। ध्यान रखिएगा, राजधानी को फैजाबाद बनाई। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं। आगे देखते हैं। सादत खान ने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। उचित भू लगान लगाकर बड़े जमींदारों के जुल्मों से किसानों को बचाकर उनकी हालत को बेहतर बनाया। यानी नया एक राजस्व नियम लाया जिसमें से आपका ये छोटे किसानों के हित में था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, अधिकार कर लिया, तो उसे दिल्ली बुलाया। तो ये अपने आप को स्वाभिमानी व्यक्ति था, ये बहुत उदार था, ये हिंदू मुस्लिम में दोनों में आपका सामंजस्य रखकर चलने वाला था। तो जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया नादिर शाह ने, तो इसे बुलाया। तो इसने क्या किया, हारना उचित ना समझा, ये विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। आगे देखते हैं। सादत खां के कोई पुत्र नहीं था, इसकी पुत्री थी, और उस पुत्री का विवाह अपने भतीजे के साथ कर लिया जिसका नाम था सफदरजंग। और इसकी मृत्यु के बाद इसका जो उत्तराधिकारी सफदरजंग बना। आगे देखते हैं सफदरजंग के विषय में। सफदरजंग जो शासन किया था 1739 से 1754 ईस्वी तक। तो मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब घोषित कर दिया। यही मोहम्मद शाह रंगीला। आगे देखते हैं। 1748 में अहमद शाह ने उसे वजीर नियुक्त किया और इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इसके बाद देखते हैं, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र, यानी सफदरजंग की मृत्यु के बाद इसका पुत्र सुजाउद्दौला
इसका उत्तराधिकारी बना। अब बात करते हैं शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला जो शासनकाल था इसका 1754 से आपका 55 तक। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ये फ्रेंड 1775 होगा। तो शुजा-उद-दौला का जो शासनकाल था 1754 से 1775, इसने पानीपत के तृतीय युद्ध यानी 1761 ईस्वी में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। आगे देखते हैं। जब शुजा-उद-दौला वही मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के साथ जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस कहानी में बताए थे, तब अवध के नवाब के पास गया था मीर कासिम। तो वही कहानी पे तो मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर यह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ा था, जिसमें से पराजय हुई थी। शुजा-उद-दौला, ध्यान दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग से बनारस की संधि की थी 1773 में। याद रखिएगा, बनारस की संधि किसने की थी? शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब था। किसके साथ की थी? अंग्रेज की वारेन हेस्टिंग था। 1773 में क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो बनारस की जो संधि हुई थी 1773 में। देखते हैं इसमें क्या प्रावधान था। पहला प्रावधान था, इसी संधि के द्वारा इलाहाबाद और कड़क के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त नवाब ने रेहुलों के विरुद्ध, जो रोहिलखंड थे, तो रेहुलों के विरुद्ध कंपनी, यदि वो कंपनी के विरुद्ध जाते हैं तो कंपनी की सहायता का वचन दिया था नवाब ने। आगे देखिए। और इसी संधि से प्रेरित होकर नवाब 1774 ईस्वी में रोहिलखंड पर आक्रमण कर देता है और उसको अवध में मिला लेता है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं। असफाक-उद-दौला, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो नवाब बनता है वो असफाक-उद-दौला बनता है। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद बनाई। फैजाबाद से लखनऊ परिवर्तित की। सादत खान ने अवध राज्य की स्थापना की थी, जिसने अपनी राजधानी फैजाबाद बनाई थी, और फैजाबाद से लखनऊ परिवर्तित किया था असफाक-उद-दौला ने। और वारेन हेस्टिंग ने इससे फैजाबाद की संधि की थी। ध्यान दीजिएगा, फैजाबाद की संधि असफाक-उद-दौला से हुई थी। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। अब देखते हैं इसके प्रावधान क्या थे। इसी संधि के तहत बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। आगे देखते हैं। फैजाबाद की संधि के तहत वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। याद रखिएगा, फैजाबाद की संधि के बाद ही ये वारेन हेस्टिंग ने कहा था कि अवध की बेगम की जितनी भी संपत्ति होगी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, जिसमें से उसके नवाब की माँ भी थी। किंतु बाद में वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में फैजाबाद की संधि की परवाह न करते हुए जॉन मिल्टन को बेगम से धन वसूलने का आदेश दिया। बेगम से धन वसूलने का आदेश दिया। इसी के बाद में वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में वर्क ने महाभियोग चलाया, जिसमें से एक कारण उसका अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार था। फिर सभी को पता है कि वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में जाकर महाभियोग चलाया गया था। आगे देखते हैं। इसी ने असफाक-उद-दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था, जिसमें किसी प्रकार के स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया था। ये खास बात है इमाम बाड़ा की, इसमें किसी भी प्रकार के पिलरों का प्रयोग नहीं है। किसने बनवाया था? असफाक-उद-दौला ने बनवाया था। इसकी मृत्यु के बाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, इसकी मृत्यु के बाद क्रमशः वजीर अली, सादत अली खां और गजाउद्दीन हैदर अली खां ये क्रमशः अवध के नवाब बने, जिनका विशेष कोई योगदान नहीं है इतिहास में, तो इनकी चर्चा नहीं करते। मेन चर्चा करते हैं वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था,
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि वाजिद अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह। तो इसके बारे में देखते हैं। यह अवध का अंतिम नवाब था। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि उस समय डलहौजी की राज्य हड़प नीति चलती थी, तो अवध को भी मिलाना था, तो उसमें आउटरम के रिपोर्ट का हवाला देकर मिलाया था। वाजिद फिर हुआ क्या, वाजिद अली शाह को नज़रबंद कर कोलकाता भेज दिया गया और 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध के प्रति डलहौजी द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक प्रमुख कारण था। कारण तो कई थे, चर्बी युक्त कारतूस और विभिन्न कारण थे, जिसमें से एक प्रमुख कारण ये भी माना जाता है कि आपका, क्योंकि अवध जो था, पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं, अवध जो था वो अंग्रेजी साम्राज्य को सबसे ज़्यादा धन देने वाले में से था। फिर भी यानी अवध पूर्ण रूप से अंग्रेजों को समर्थित था, लेकिन डलहौजी ने क्या किया, आउटरम की रिपोर्ट का हवाला दे करके इसे कि यहाँ का वाजिद अली शाह अब शासन करने के योग्य नहीं है, तो उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, जो एक आपका प्रमुख कारण 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसका एक ये भी प्रमुख कारण था। फ्रेंड्स, ये रहा अवध के इतिहास के विषय में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिख साम्राज्य की बात करेंगे, कैसे सिख साम्राज्य के प्रथम संस्थापक कौन थे, इनका क्या क्या इतिहास था, किसका मुगल साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त था, किसके संबंध मुगल सम्राट से अच्छे थे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे सिख साम्राज्य की। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।